गुड आफ्टरनून साथियों, मैं नवीन भाटी रीजनिंग विद नवीन सर चैनल बीकानेर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल अपने साइंस का क्लासेज मोशन गति का पार्ट 1 किया था। उसमें अपने 4 डेरिवेशन पढ़ी थी, 4 परिभाषाएं पढ़ी थी। एक पढ़ी थी दूरी की, दूसरी विस्थापन की, तीसरी वेग की, चौथी चाल की। उसी के साथ में अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सभी को लेकर एक साथ चलेंगे। कल आपको जो थ्योरी कराई है उसमें एग्जाम अपने लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं कॉमन करके क्वेश्चन लेके आया हूँ। आरआरबी, एसएससी जितने भी आने वाले एग्जाम है उसमें एग्जाम कैसे लैंग्वेज घुमाता है वो आपको अच्छी तरह से एकदम प्रिपेयर करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब देखिए आ रही क्वेश्चन करते हैं अपन, देखिए। और रीजनिंग की क्लास आपके 11:30 बजे मिल जाएगी आपको, उसको भी देखा करो। साइंस की क्लास आपकी 2:30 बजे मिल जाएगी आपको। मैथ की भी क्लास जल्दी शुरू होने वाली है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। अपने किसी का भला हो सके ऐसा कार्य कीजिए। धन्यवाद। देखिए कल अपन ने पढ़ा था कि दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, ये पढ़ा था अपन ने। अब एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए घुमाकर वही क्वेश्चन है। आपके मन में डर है पेपर बहुत हार्ड आया था, वो था, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए क्या कहता है, वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कल मैंने अच्छी तरीके से चारों टर्म्स का बताया था। ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती? देखिए दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी सदैव धनात्मक होती है। बल ऋणात्मक भी होता है, त्वरण ऋणात्मक भी होता है, वेग ऋणात्मक भी होता है। ये तीनों टर्म्स ऋणात्मक होते हैं। आगे थ्योरी कराऊंगा क्यों होते हैं, उसमें भी समझाऊंगा। लेकिन अभी तक जहां तक पढ़ा है एक बार उस पर फोकस कीजिए। बल, त्वरण, वेग, ये तीनों क्या होते हैं? ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। दूरी और चाल दोनों क्या होती है? धनात्मक होती है। सेकंड क्वेश्चन, खाली स्थान का उपयोग करके एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? आपको कल मैंने बताया था कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। आपको सिर्फ गुमराह किया गया है ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने के लिए। आप क्वेश्चन पे जाओ, इसके आंसर पे जाओ। दूरी और चाल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वेग और चाल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दूरी और विस्थापन सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? दूरी और विस्थापन। इसी के साथ मैं बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको यहां तक जाना है, इसको यहां तक जाना है, ठीक है। ये मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब ये दूरी है, ठीक है। एक बात बताइए, जितनी दूरी हुई मैक्सिमम उतना ही विस्थापन हो सकता है। दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता विस्थापन, कभी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा कि दूरी हमेशा अधिक होगी किसके? विस्थापन के। हमेशा अधिक होगी दूरी, या फिर दूरी के बराबर क्या हो सकता है? विस्थापन हो सकता है। लेकिन कभी भी दूरी जो है कभी भी विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता दूरी से। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। या तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकते हैं, विस्थापन से दूरी सदैव ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती दूरी। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूरी और विस्थापन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? देखिए कार्य, मैं साथ में बता देता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। कार्य, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये अदिश राशियां होती है हमेशा, ध्यान में रखिएगा इसको।
कार्य, शक्ति और ऊर्जा तीनों ही अदिश राशि है। क्या कार्य हो सकता है क्या इसमें? क्या है? सदिश राशि पूछा है, ये तो अदिश होता है, गलत। दूरी गलत, अदिश होता है। विस्थापन सदिश होता है, तो इसमें आंसर क्या हो गया? विस्थापन। ऊर्जा क्या होता है? अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग m इंटू टी, कितने समय में तय दूरी की है, कितने समय में वो चला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग, विस्थापन, संवेग और गति। तो ध्यान रखिएगा, वेग और समय का गुणनफल हमेशा विस्थापन को अंकित करता है। इसी के साथ में बता दूं मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। दूरी होती है, दूरी को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूरी को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो नोट्स बना रहे हो आप साथ ही साथ में, तो दूरी जहां पॉइंट लिखा है उसके साथ में ही लिख लेना कि दूरी को व्यक्त करने के लिए अंकीय मान की आवश्यकता होती है। ये साथ में ही लिख लेना। क्या लिखोगे? दूरी को अंकित करने के लिए अंकीय मान की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय दूरी शून्य है, अगर वस्तु चली नहीं है, अगर तय दूरी ही शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? देखिए ऑप्शन क्या दिया है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या कोई नहीं। क्या आंसर होगा? जब वस्तु दूरी तय नहीं की है तो विस्थापन पूछा है, जब दूरी शून्य है तो विस्थापन तो शून्य हो गई, क्योंकि वस्तु चली नहीं है तो अपन विस्थापन कैसे बता सकते हैं? तो वो भी क्या हो गया? गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है और फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो खाली स्थान। और एक नंबर ऑप्शन देखिए, विस्थापन 50 मीटर है, वस्तु द्वारा तय कुल दूरी शून्य है। तीसरा क्वेश्चन, वस्तु का विस्थापन 100 मीटर है। चौथा, वस्तु का विस्थापन शून्य है। आंसर क्या होगा? वस्तु का विस्थापन शून्य है। मैंने कल भी बताया था, अगर कोई व्यक्ति चाहे ऊपर फेंको चाहे इस लाइन शीर में फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से फेंका, यहाँ गई, वापस यहीं आगे लौट कर, तो उसका विस्थापन सदैव शून्य होता है। कल भी आपको बताया है, वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1, और आज पूछा हुआ है, ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक वस्तु को ऊपर की फेंका जाता है और 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है और वापस वही बिंदु पर आ जाती है, फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो खाली स्थान। ऑप्शन आपको घुमा घुमा के दे दी कंफ्यूज करने के लिए, और आंसर यहाँ था, वस्तु का विस्थापन शून्य है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी के साथ में आगे देखिए, अब क्या होता है कि भैया ये कोई यहां से बस खड़ी है, इस व्यक्ति को इधर जाना है, इस व्यक्ति को इधर जाना है, ऐसे जाएगा। ये एक सीधी दूरी है, ठीक है सर। एक व्यक्ति इधर खड़ा है, यही बस है, ये ऐसे जाकर इसी रास्ते से वापस इस बस को इधर जाना है। मान लीजिए इसको ऐसे जाना है, ठीक है। तो ये कितना रास्ता को घुमाव लिया है। मान लीजिए यहाँ पे भी मार्केट भी है, यहाँ पे क्या है, मार्केट भी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आगे कि गति के प्रकार, गति के प्रकार, कि गति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला बता रहा हूं, एक समान गति, एक समान गति। दूसरा बता रहा हूं आपको, असमान गति। पहली है एक समान गति, दूसरी है असमान गति। इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो, मान लीजिए ये कोई बस है, ये कोई बस है, इसको बीकानेर से
बीकानेर से जयपुर की तरफ जाना है, जयपुर जाना है मान लीजिए। इस बस ने क्या किया, 1 घंटे के अंदर मान लीजिए 50 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें भी 1 घंटा लगा, इसमें भी 1 घंटा लगा, इसमें भी 1 घंटा लगा और इसमें भी 1 घंटा लगा। तो 4 घंटों में तय दूरी कितनी होगी, 50, 100, 150, 200 किलोमीटर। तो 4 घंटों के अंदर कितना चला है, 200 किलोमीटर चल गया। अब एक बात बताओ, कहाँ पे कहीं पर भी कोई फर्क पड़ा है क्या दूरी में, किसी यहाँ पे 50 सेकेंड लगा, कुछ नहीं लगा। यहाँ भी 1 घंटे में ये इतनी दूरी तय कर रहा है 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी 50, तीसरे घंटे में भी 50, चौथे घंटे में भी 50 और वो व्यक्ति जयपुर पहुंच गया। ठीक है, इस गति को बोलते हैं भैया एक समान गति। इस गति को क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। सेकंड बात करता हूं, अब असमान गति किसे कहते हैं। मान लीजिए असमान गति के बारे में बता रहा हूं। मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसके पास पर्सनली कार है अपनी, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को ऑफिस से घर जाना है, इस व्यक्ति को ऑफिस से घर जाना है। अब ये व्यक्ति रवाना हुआ, ये व्यक्ति रवाना हुआ यहाँ पे मान लो जाम लगा हुआ था या मार्केट है, कुछ भी मान लो। फिर ये आगे निकला तो यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ थी, फिर यहाँ से आगे निकला, फिर अपने क्या है यहाँ से ऑफिस से इसको घर जाना है, अपने ऑफिस से घर जाना है इसको। अब एक बात बताओ, ये यहाँ तक मान लो 5 किलोमीटर चलने में इसको 10 मिनट लगा हो, 10 मिनट लगा हो। अब ये इतनी दूरी तय की है और आगे क्या, आगे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र या मार्केट आ गया। अब ये 5 किलोमीटर, अब मान लीजिए ये 15 मिनट में और मात्र ही 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया। आगे बहुत भीड़ भाड़ हो गई, आपको पता है बार बार रेस देनी पड़ती है बाइक का एक्सीलेटर से। फिर ये क्या किया, इसने 2 किलोमीटर तय कर पाया और टाइम लग गया इसको 20 मिनट। ऐसे कर करके धीरे धीरे अपने घर पहुंचा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें जो तय दूरी है, जो तय कर रहा है दूरी, वो समय के समान है क्या? 10 मिनट में ये हो रहा है क्या, 10 मिनट में ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। कभी दूरी कम हो जाती है, टाइम बढ़ जाता है, दूरी कम हुई टाइम बढ़ गया, दूरी कम हुई ऐसा टाइम बढ़ गया। ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे बोल रहा हूं मैं, तो ध्यान रखिएगा, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, जहां पे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है, वहां पे क्या होती है, असमान गतियां होती है। क्या होती है? असमान गति। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां, क्या लिख देता हूं, भीड़ भाड़ वाली गति क्या होती है, असमान गति होती है। यह गति में फर्क होता है, 2 प्रकार की गति होती है, एक समान गति, दूसरी असमान गति। अब एक बात बताओ, एक समान गति में तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति चल रहा है, एक ही स्पीड में है, ना ही चाल बदल ली, ना ही कुछ हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। अब असमान गति के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो क्या होगा, देखिए, अब एक व्यक्ति यहां खड़ा है, इसको जाना है अपने घर पे, ठीक है, ये बस, ये कार जा रही है इसकी, ये कार जा रही है, यहां मान लीजिए उसका घर है। अब ये व्यक्ति यहां से लेकर घर तक जाना है इसको, यहां से लेकर घर तक जाने के लिए मुझे एक बात बताओ, यहां मान लीजिए भीड़ भाड़ का क्षेत्र आ गया, फिर यहां पे मान लीजिए इसका मार्केट आ गया। अब इसको सामान भी खरीदना है और भी खरीदना है, तो बार बार इसको अपनी कार है, बाइक है, जो भी है, बार बार इसको रेस देना पड़ेगा, एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये मान लीजिए 20 किलोमीटर या 20 मीटर प्रति 2 सेकंड के अंदर चल रही थी, 20 मीटर की दूरी 2 सेकंड में चल रही थी, तो 1 सेकंड में कितना चली, 10 मीटर चली,
10 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसने क्या किया, जो भी सामान था या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र जो है वो पार कर चुका, यहाँ से आगे निकला, इसने अपना एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी का रेस दी और गाड़ी की स्पीड बढ़ी तो समय कम लगा। अब इसने क्या किया, 30 मीटर की दूरी जो है वो 1 सेकंड में ही तय कर ली। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से तेज करने के लिए, यहाँ से तेज करने के लिए फिर ये आगे गया, फिर भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र आ गया, फिर इसको क्या करा, 3 सेकंड लग गया, ठीक है, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र पार किया और उसमें स्पीड 10 मीटर की होगी। मुझे एक बात बताओ, समय के साथ स्पीड घट रही बढ़ रही ऐसे नहीं हो रही क्या, हो रही है नहीं हो रही? इसी चीज को भैया त्वरण कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा अभी तक, इसी चीज को त्वरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, त्वरण किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये व्यक्ति जो चला है, इसने एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी को आगे की तरफ गाड़ी गई, कभी कभी वो बंदा ब्रेक भी तो लगाएगा धीरे करने के लिए, तो गाड़ी रुकेगी। वो नेक्स्ट टर्म जो है वो मैं आगे बताऊंगा आपको जस्ट ही सेकंड में। त्वरण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, देखो, दर मतलब हमेशा होता है क्या, बट्टा वेग में परिवर्तन। मान लीजिए पहले वेग था, कुछ भी था, डेल्टा मतलब परिवर्तन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हुआ, वेग में परिवर्तन। अब मान लीजिए इसका प्रारंभिक वेग मान लीजिए u है, u को बोलते हैं भैया, ध्यान रखना, प्रारंभिक वेग, और v को बोलते हैं बराबर अंतिम वेग। u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, v को बोलते हैं अंतिम वेग। अब ये बस गई है, ये पहले थी 20 मीटर, फिर होगी 30 मीटर, फिर होगी 10 मीटर। तो वेग में कुछ परिवर्तन आ रहा है समय के साथ में, वेग में परिवर्तन आ रहा है, इसी को तो त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ध्यान रखिएगा हमेशा v माइनस यू अपॉन टी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। कभी भी ध्यान रखिएगा, हमेशा v जो है उसको हमेशा आगे ही रखना, पीछे मत लिख देना, u माइनस वी मत करना, ठीक है, हमेशा v माइनस यू होगा, v माइनस यू बटे टी। अब देखिए ये क्या है, u क्या था, प्रारंभिक वेग, क्या था, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। इस फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखिएगा, त्वरण कि अगर कोई मान लो कोई भी आपको न्यूमेरिकल देख देगा, अब मैं करवा देता हूं साथ में न्यूमेरिकल। देखिए आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया ऐसे, एक बस या एक व्यक्ति का प्रारंभिक वेग 50 किलोमीटर, प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति 20 मीटर है, तथा 2 सेकंड बाद उसका वेग 10 मीटर
प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण ज्ञात करो। कुछ नहीं करना भैया, v माइनस यू बटे टी, इतना ही है। और न्यूमेरिकल ध्यान में रखिएगा इसको। अब मुझे एक बात बताओ, ये न्यूमेरिकल है, साथ में करवा रहा हूं। पहले v है डेल्टा v, और वेग का फॉर्मूला आपको बताया था कल भी कि इसकी जो है, इसकी विमा वो जो मात्रा क्या होता है वेग का, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, ये मीटर प्रति सेकंड लिख दिया, लेकिन एक टी पहले से भी पड़ा है इधर, तो ये नीचे टी है, तो ये क्या हो जाएगा? एस से गुणा। अब एक बात बताओ, ये मीटर, ये 2 सेकंड स्क्वायर लग जाएगा, सेकंड स्क्वायर, इसको आगे लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रा क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या होता है भैया? प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, तो v माइनस यू अपॉन टी। देखो v क्या है, v क्या दे रखा है आपको? 10, प्रारंभिक वेग 10 माइनस 20 बट्टा समय कितना लगा? 2 सेकेंड। ये इसमें चला गया, इसमें से ये घटाया तो कितना आ गया? 10। 10 को 2 से भाग लगाया, कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आज का आंसर हो गया। तो त्वरण कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर मान लीजिए मैं इसकी विमा पूछता कि आप बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिख देता हूं कि त्वरण की विमा बताओ। त्वरण की विमा क्या होती है? त्वरण की विमा कल आपको बताया था, विमा 3 पर आधारित होती है, एम एल और टी पर आधारित होती है। क्या इसमें कुछ द्रव्यमान है क्या? नहीं है, तो द्रव्यमान को 0 कर दो। एल लंबाई कितनी है? दूरी 1 मीटर है, तो 1, और टी क्या है? कितना टी है? स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो गया? MLT माइनस 2। ये त्वरण की क्या है भैया? विमा है। ये न्यूमेरिकल करा दिया, ये आपको बता दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे साथ में ही, अब क्या होता है? यही व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहां से गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। जब व्यक्ति एक्सेलेरेटर दबाता है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और वहां पहुंचने में कम समय लगता है, ठीक है। आगे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र आ गया तो व्यक्ति क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा। पहले तो क्या था? त्वरण बढ़ रहा था, समय के साथ में। फिर व्यक्ति ने क्या किया? ब्रेक लगाया, तब क्या होगा? त्वरण घटने लग जाएगा, धीरे धीरे स्पीड घटेगी, त्वरण भी घटेगा, लेकिन उसमें क्या लगेगा? भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा, जब त्वरण बढ़ सकता है तो घट भी तो सकता है, तो जब घट रहा हो त्वरण, उसको कहते हैं मंदन। तो ध्यान रखिएगा कि त्वरण के ऋणात्मक मान को किधर लिखूं? मिटा देता हूं ऊपर से, कि लिखिए त्वरण के ऋणात्मक मान को क्या कहलाते हैं? मंदन कहलाता है। त्वरण का ऋणात्मक मान क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। अब भैया एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है, ये फॉर्मूला ये आया कहां से, क्यों आया, इसमें क्या फर्क था, वो मैं आगे बात करता हूं आपसे, देखिएगा। इसको मिटा देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन।
अब यह एक वैज्ञानिक हुए आइजैक न्यूटन साहब। उन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया नाम से। न्यूटन की गति के नियमों की जो व्याख्या की गई है, पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि वो जो पुस्तक है उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। और वो कब लिखी गई? रेलवे तो सन तक भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। 1687 ईस्वी में लिखी गई है। तो यहां लिखता हूं मैं न्यूटन के गति नियम, न्यूटन के गति का नियम। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन कि गति के नियम किसने दिए थे? तो पहला पॉइंट न्यूटन साहब ने पहला नियम दिया था। कौन सी पुस्तक में लिए थे? तो गति के नियमों की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या है? प्रिंसिपिया। और ये बुक जो छपी कब थी? तो ध्यान रखिएगा 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में इस पुस्तक को छापा गया था। अब हुआ यूं था कि न्यूटन साहब से पहले ही कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये खोज कर चुकी थी कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों घूमते हैं, वो अपने अक्ष पे घूमते हैं। ये बता दिया था कि साहब ने, गैलीलियो साहब ने। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अभी न्यूटन साहब की। देखिए, गति के नियम, 3 नियम को प्रतिपादित किया था न्यूटन ने। 3 नियम प्रतिपादित किए थे। पहला नियम था जड़त्व का नियम, पहला नियम जड़त्व का नियम। इसी नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम। तीसरा, इसी नियम को न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। ध्यान रखिएगा, इसके 3 नाम हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम। अब इस नियम के अनुसार न्यूटन साहब ने क्या कहा था? जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, ये सारे आए। इस नियम का शाब्दिक अर्थ बताता हूं आपको क्या था। इसमें न्यूटन ने बताया था, यदि कोई वस्तु स्थिर है, क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई स्थिति में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो पॉइंट लिखिएगा, इस नियमानुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। कब तक? कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। अब मुझे एक बात बताओ, आप कहीं पर भी जाते हो, अब बस में भी बैठते हो, अगर बस चल रही है, अगर गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है कि भैया मुझे चलने दे। अगर वो ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपकी बॉडी में हिलावट, आपको हिलते हो आप,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो गतिमान अवस्था में है, तो वो गतिमान ही रहना चाहती है कि मुझे मत छेड़िए। अगर आप किसी बस में बैठे हो और बस खड़ी है, अगर वो चलने का प्रयास करती है, तो आप ध्यान रखिएगा आप स्थिर स्थिति में हो, और बस चलेगी तो भी आपको झटके का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तो इस नियम के अनुसार ही तो होता है। जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, जब कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये पहला पॉइंट है। अब एक बात बताओ, अब जो ऐसा कुछ सब कुछ हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? उसके पीछे रीजन क्या है? कुछ ना तो कुछ तो रीजन होगा, तभी ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उस चीज को जड़त्व कहते हैं। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये बात जो जड़त्व का नियम लिखा है, ये ऐसे ही तो नहीं लिखा ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो नेक्स्ट टर्म आया जड़त्व का नियम, इनर्शिया। इसका मतलब समझिएगा, नेक्स्ट लिखता हूं जड़त्व का नियम। अब जड़त्व कहते किसे हैं, इनर्शिया, वो समझिएगा। जड़त्व, इनर्शिया, ये क्या होता है? देखिए भैया, जड़त्व का एक इसका गुण है। वो क्या गुण है जड़त्व का? देखिए, यह वस्तु की स्थिति में बदलाव का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? यह वस्तु की स्थिति में बदलाव का विरोध करता है, इस गुण को जड़त्व कहते हैं। अब क्या होता है भैया, जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला, गति का जड़त्व। दूसरा, दिशा का जड़त्व। तीसरा, विश्राम का जड़त्व। 3 प्रकार का जड़त्व होता है। अब क्या होता है देखिए, गति का जड़त्व किस में होता है, इसको समझ लीजिए। गति का जड़त्व, कोई वस्तु चल रही है, उसमें अचानक से ब्रेक लगने के बाद में, उसमें अचानक से ब्रेक लगता है तो व्यक्ति को आगे की तरफ धक्का लगता है। अगर ब्रेक लगता है तो व्यक्ति को धक्के का अनुभव होता है, धक्का लगता है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसे पीछे की तरफ धक्का लगता है, और ब्रेक लगाता है तब आगे की तरफ धक्का लगाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, गति का जड़त्व है। वो व्यक्ति क्या करता है, उसका विरोध करता है कि भैया मुझे मत हिला, उसका ये विरोध करता है। समझ में आ गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दिशा का जड़त्व क्या होता है? दिशा का जड़त्व क्या होता है? मान लीजिए आप एक कार में बैठे हो, और कार कहीं पे भी बैठे हो, ड्राइवर चला रहा है। यदि वो कार किसी भी दिशा में घूमेगी, अगर टर्न करती है, आपको एक धक्के का अनुभव होता है। किधर? गेट की तरफ धक्के का अनुभव होता है। इसे क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व कहते हैं। दिशा भी कहती है कि मुझे मत छेड़, मैं जिस स्थिति में हूं उस स्थिति में मुझे रहने दे। तीसरा होता है भैया विराम का जड़त्व। मान लीजिए घुड़सवार घोड़े पे बैठा है और अचानक से घोड़ा भागने लग गया, तो जो घुड़सवार है वो पीछे की तरफ गिरने की संभावना रहती है उसकी, उसे क्या कहते हैं? विश्राम का जड़त्व। यहां तक भैया किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। एकदम शांतिपूर्वक आराम से ढंग के तरीके से अपन कर रहे हैं। बाकी पार्ट 3 गति मोशन में मिलते हैं। धन्यवाद।